पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जेपी और शिवी एक झरना के पास खड़े थे और ब्रावो ने उन्हें वहां से नीचे गिराने की कोशिश की, जिससे शिवी की चीख निकल गई। अब आगे। शिवी के चीखने के बाद जेपी ने भी पीछे मुड़कर देखा तो सामने ब्रावो खड़ा था। ब्रावो सच सामने आने के डर से घबरा गया। मैं तो कूल ब्रावो, घबराओ नहीं, हम सुरक्षित हैं। मैं तुम दोनों को पीछे से डराने आया था। देखो शिवी कितना डर गई थी। तुम अकेले ही अपनी बातों में लगे थे तो मैं भी शामिल होने आ गया। सही किया, बिल्कुल सही किया। शिवी जेपी को संकेत करती है कि वो अभी ब्रावो के कारण नीचे गिर जाती, लेकिन जेपी उसे समझाता है कि ये गलती से हुआ। देखो ब्रावो, शिवी कितनी समझदार है। हाँ, हद से ज्यादा ही समझदार है। ब्रावो, मुझे तुमसे जलन की बू आती है। काम कब शुरू करना है ये बताइए। काम ही तो कर रहे हैं। जेपी, शिवी और ब्रावो तीनों नीचे की तरफ आ गए और एक जगह शांत बैठ गए। मुझे बहुत भूख लगी है। शिवी से बोल दो। हाँ, शिवी ने कल से अब तक बहुत ध्यान रखा है। जेपी ने पेट पर हाथ रखकर शिवी को भूख का संकेत दिया। शिवी भोजन का प्रबंध करने के लिए वहां से थोड़ी दूर चली गई थी। जेपी और ब्रावो वहीं बैठ गए। शिवी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर फल पर निशाना लगाया और पके हुए फल टूटकर नीचे आने लगे। शिवी ने थोड़े से मांस का प्रबंध भी कर लिया। आज ये दोनों खुश हो जाएंगे। मैं इनको ताजा मांस और फल खिलाऊंगी। जेपी को भूख लगी है, अब जल्दी से लेकर चलती हूँ। शिवी आज बहुत खुश थी। जेपी और ब्रावो दूर बैठकर शिवी का टैलेंट देख रहे थे, लेकिन दोनों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि शिवी की तरफ एक शेर बहुत तेजी से दौड़ा हुआ आ रहा है। शिवी जल्दी भागो, शेर है। शेर दहाड़ने लगा। शिवी ने पीछे मुड़कर देखा और चुपचाप खड़ी हो गई। शिवी, वो शेर है, तुम्हें खा जाएगा, वहाँ से भागो। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की पागल है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और अब मुझे भी फंसा दिया। अपना मुंह बंद रखो ब्रावो, ये समय इन बातों का नहीं है। ब्रावो ने जेपी और शिवी को शेर के सामने ही छोड़ दिया और खुद वहाँ से चुपचाप निकलकर एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। ब्रावो, बंदूक निकालो, जल्दी करो, बंदूक निकालो। पीछे मुड़कर देखा, ये ब्रावो कहाँ गायब हो गया? शिवी, तुम वहाँ से भागो। शिवी को जेपी की कोई बात समझ नहीं आई और वो शेर के सामने ही डट कर खड़ी रही। शेर तेज तेज दहाड़ने लगा। मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, मुझे इस शेर को इसकी औकात बतानी ही होगी। शिवी ने गुस्से से तीर निकाला और शेर के चारों ओर तीर गाड़ दिए। शेर ने दहाड़ना बंद नहीं किया। उसने शिवी के ऊपर झपटा मारा, लेकिन उसके पहले ही शिवी 5 तीर शेर को मार चुकी थी। शेर वहाँ से वापस भाग गया। जेपी ने इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन जेपी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ग्रेट शिवी, ग्रेट, तुम में कुछ तो है। तुम सच में यहाँ से निकलकर गोल्डन गर्ल बन सकती हो। जेपी ने ये सब बहुत तारीफ करते हुए कहा, लेकिन शिवी चुपचाप खड़ी रही क्योंकि उसे जेपी की कोई बात समझ नहीं आई। जेपी ने उसे इशारे से समझाया और खाना खाकर दोनों वहीं बैठ गए। तभी ब्रावो भी आ गया। आप दोनों ठीक हो? तुम्हें क्या लगा मर जाएंगी? नाराज क्यों होते हो? मैं तो काम से गया था। जानता हूँ। जेपी शिवी को भुल्लू के पास ले गया। ब्रावो भी पीछे पीछे गया भुल्लू के पास। मैं शिवी को तीरंदाजी के खेल में देश विदेश में पहचान दिलवाना चाहता हूँ। मैं पहले ही सुन चुका हूँ, लेकिन इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? आपने वादा किया था कि आप हम दोनों को एक दूसरे की भाषाएं सिखाएंगे ताकि हमारा ये मिशन आसान हो जाए। हाँ, मैं ये जरूर सिखाऊंगा। चलिए आज से ही शुरू करते हैं। भुल्लू ने दोनों को भाषा सिखानी शुरू कर दी और उसमें 3 महीने लग गए, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा बोलने और समझने लगे। अब आप दोनों भाषाएं सीख चुके हैं। जाओ शिवी, अब देश का नाम रोशन करो। इस इलाके से निकलना इतना मुश्किल नहीं है मास्टर जी। मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का तुम सोचो। शिवी बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तब तक मैं तो यहाँ रहकर शिवी को प्रैक्टिस करा सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन शिवी यहाँ से निकलना भी होगा। अपना घर, अपनी संस्कृति छोड़ना क्या इतना आसान है? कोई कुछ नहीं बोला।
शिवी कुछ दूर जाकर बैठ गई। भुल्लू ने जेपी को शिवी और उस इलाके के बारे में और अधिक जानकारी दी। आज के भोजन का प्रबंध मैंने आपके लिए किया है। चारों लोग भोजन करने बैठ गए। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, इसमें शिवी ने मेरी मदद की। वैसे मिस्टर जेपी, शिवी यहाँ से बाहर तो जा पाएगी ना? अब तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ हाँ, जरूर जा पाएगी। खाना कैसे खाते हैं? इसको इतनी तो तमीज है नहीं, और बात करते हैं शहर जाने की। ब्रावो! जेपी ने ब्रावो को एक थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहानी जारी रहेगी। जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो काफी रईस थे। उनकी कई सारी फैक्ट्रीज थीं और बंगले भी। पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा वकील जी को बोल दिया। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं। केवल वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है, पर सेठ जी, आप तो अजय बाबा को अच्छे से जानते हैं। फिर भी आपने अपनी पूरी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और बेचारे भोले भाले विजय बाबा को बस एक झोपड़ी दी। ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है। वो जायदाद के लिए अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। पर छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ। मैं अपने सारे फैसले सोच समझकर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे मरने के बाद तू विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद जयंत सेठ स्वर्ग सिधार गए। इनके मरते ही वकील जी घर आए। सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय तुम्हारे नाम बस एक जंगल की छोटी सी झोपड़ी की है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जायदाद में ज्यादा हिस्सा ले लूं। अच्छा हुआ ये पूरी जायदाद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। बाबा ने मुझे जो कुटिया दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भैया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल नहीं रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तू वहाँ उस झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने आज्ञा दी थी कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा जा चला जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। पता नहीं सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी कुटिया। काका, आप इतना मत सोचो। बाबा ने ये फैसला भी सोच समझकर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही कुटिया के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। काका, काका! जब मदन कुटिया के अंदर आया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुटिया अंदर से एक आलीशान महल था। बाहर से भले ही वो एक छोटी सी कुटिया हो, पर अंदर से वो राजमहल था। बाप रे! मैंने कहा था ना, बाबा ने फैसला सोच समझकर ही लिया था। जी, मालिक की बात तो अब समझ में आई है हमें। दोनों दंग होकर अपने नए महल का कोना कोना देखने लगे। भीतर एक बड़ा सा सिंहासन था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठ के दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय सिंहासन पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल राजाओं का सिंहासन है। विजय जैसे ही सिंहासन पे बैठा, उसके सामने एक जिन आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? जी 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 जिन। जी, मैं एक जिन ही हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं समझा नहीं। आज से लगभग 45 साल पहले तुम्हारे बाबा जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस समय वो इसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक दिन एक दूर का व्यापारी ये सिंहासन सेठ जी को बेचकर चला गया था। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे, मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कुछ महीनों पहले मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी।
मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विजय इस सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे बेटे का भी जरूर साथ देना। उसे खुश रखना हमेशा। इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ मालिक। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। जो हुकुम मेरे मालिक। जिन ने विजय के सामने ढेर सारे पकवान हाजिर कर दिए, जो देखकर विजय और मदन दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इतने सारे पकवान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मदन और विजय दोनों पकवान खाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर आया। वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर दंग था। तो बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। तुझे ये जिन दे दिया जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा, और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दी। मुझे ये जिन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पहले मालिक ने इन्हें मेरा अगला मालिक बनाया है, और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते, मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए मेरे मालिक को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी कमर, मेरी कमर। शायद इतना तुम्हारे लिए काफी है। अगर अगली बार मेरे मालिक के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? मैं समझ गया मैं। सेठ जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। वो ये पहले से जानते थे। हाँ। उस दिन के बाद विजय और मदन अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे। ना उन्हें किसी बात की चिंता थी और ना ही किसी का डर।